Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? So students, हम लोगों ने we have started with the describing motion around us chapter number 4 of class 9. So students, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? See, last topic जो हमने किया था that was based on the physical quantities, right? बेटा हम कुछ physical quantities के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे डिस्टेंस वाज द फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द फिजिकल क्वांटिटी, देन स्पीड इज द फिजिकल क्वांटिटी, देन वेलोसिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे लेट्स सपोज हम लोग बात करने वाले हैं for the very first topic, and the very first topic is motion in a straight line. अब motion in a straight line की बेटा जब हम बात करते हैं ना, we will talk about 1D motion. 1D मतलब one dimension, मतलब either the body can move along x axis, y axis और z axis. तो इन तीनों में से बॉडी किसी भी एक पाथ पे, एक एक्सिस में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है। अब अगर आपको याद हो तो वी हैव read about the types of the motion also, and in that we talk about rectilinear motion. Rectilinear motion क्या होता है? When the body is moving in a straight line. हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था। ट्रांसलेटरी मोशन की दो कैटेगरीज होती थी, द लीनियर मोशन एंड द कर्वीलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है बेटा? व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और whenever the motion is in a straight line, that is what called the rectilinear motion. So when we talk about the definition, so we'll say that whenever the body is moving or the object is moving in a straight path, that will come under the motion in a straight line. Like these people are swimming here, they are all moving in a straight line. The car is moving on the straight road, so that is again a straight line path. This basketball is dropping from this basket. So what is happening here? This is the vertical. This is the vertical motion, but it is a straight line motion. Then this will come again in the motion in a straight line path. Objects in straight line motion, we say that the train is moving in the straight track. That is again the straight line path or the rectilinear motion. So the train is moving on a straight railway track. This is an example of the straight line or rectilinear motion. Car is moving on the straight highway. That is again the motion in a straight line. Then a person walking along a straight road. That is again what? A straight line motion. A ball rolling on the straight floor. That is again the straight line motion. बट अब जब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस। अब बेटा डिस्टेंस क्या होता है? व्हेन द बॉडी इज व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, जब हम बात करते हैं टोटल पाथ लेंथ की, बॉडी ने कितना पाथ कवर किया, टोटल पाथ लेंथ इज बेसिकली कम अंडर द क्वांटिटी कॉल्ड डिस्टेंस। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बात करूं कि मैं ए से बी पॉइंट पे गई, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है बेटा? दिस इज द पाथ लेंथ। कितना एक्चुअल पाथ मैंने कवर किया है, दैट इज 4 मीटर। या फिर मैं बोलूं कि मैं ए से बी पॉइंट पे गई, डन। कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 मीटर। फिर मैं बी से सी पॉइंट पे गई, फिर मैंने 4 मीटर कवर कर लिया। अब मुझे ना सी कुछ खास पसंद नहीं आया पॉइंट, में सी से वापस चली गई बी के ऊपर, अगेन मैंने 4 मीटर कवर किया। तो क्या इस बार मेरा टोटल पाथ लेंथ 4 मीटर है? नहीं जी। मैं ए से बी पे गई, फिर बी से सी पे गई और फिर सी से बी पे आई, राइट? तो ए से बी जाने में मैंने 4 मीटर कवर किए, बी से सी मैंने 4 मीटर कवर किए, देन सी से बी मैंने 4 मीटर अगेन कवर किए। तो टोटल मैंने कितना पाथ लेंथ कवर किया? दैट इज 12 मीटर। तो ये मैंने टोटल पाथ लेंथ कवर किया। सो डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस एक टोटल पाथ लेंथ होता है जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया होता है।
लेकिन ये कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, विल नॉट टॉक अबाउट द डायरेक्शंस हियर। जैसे मैं बी से सी तो मैं इस रास्ते पे गई थी, लेकिन सी से बी मैं उल्टे रास्ते आई, राइट? तो इस केस में विल नॉट टॉक अबाउट द डायरेक्शंस, विल नॉट टॉक अबाउट द डायरेक्शंस। So when we talk about the magnitude but no direction, that is what called a scalar quantity. So distance कौन सी क्वांटिटी होता है बेटा? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होता है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे दे हैव गिवन द एग्जांपल हियर, व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? दिस पॉइंट इज द ओरिजिन, टेक इट एज अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पता था ना, फिक्स पॉइंट जहां से हम सारे डिस्टेंसेस इंस्टेंट्स को देखते हैं, ठीक है ना? अब देखो, मैंने आपको बोला कि आप मुझे ओ से ए देन ए से बी का टोटल पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस बताओ। तो मैम जब हम ओ से ए जा रहे हैं तो हम टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 100 मीटर कवर कर रहे हैं, डन। फिर ए से बी आ रहे हैं, बी पे कितने मीटर कवर किया हुआ है? 40, और ए पे कितना कवर किया हुआ? 100। 100 माइनस 40 करोगे तो यू विल गेट 60। मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है? 60। अब ओ से ए पहले गए, 100 कवर किया, फिर ए से बी गए हम, है ना? तो हमने 60 कवर किया डिस्टेंस। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आया? 160 मीटर। सो आई होप आप लोगों को डिस्टेंस समझ आ गया होगा। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बट डजंट डिपेंड्स ऑन द डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, ठीक है? विल नॉट टॉक अबाउट द डायरेक्शन इन द केस ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, यही होता है। अगर ये लेंथ ही होता है डिस्टेंस, तो इसके एसआई यूनिट्स भी क्या होंगे? इसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे? इसके एसआई यूनिट्स होंगे मीटर्स। इसके एसआई यूनिट्स होंगे मीटर्स, ठीक है? तो जो बाकी के यूनिट्स हैं जैसे किलोमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है? इनको चेंज किया जा सकता है। जैसे 1 किलोमीटर को हम लोग लिख देते हैं 1000 मीटर्स, राइट? अगर हम 1 मीटर की बात करते हैं, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, और अगर 1 सेंटीमीटर निकालना है तो दैट इज 1/100 मीटर्स, राइट? तो सिमिलरली इस तरह से आप कन्वर्जन्स करके अपना आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। पर डिस्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। सो आई होप आप लोगों को डिस्टेंस समझ आ गया है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखे हुए हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। ये हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। जितनी भी अभी तक मैंने आपको वैल्यूज समझाई हैं या इक्वेशंस लिखवाई हैं या कैलकुलेशंस करी है, सब हमने पॉजिटिव में लिया है बिकॉज हम डायरेक्शंस की बात नहीं करते। जब डायरेक्शन की बात आती है तब हम नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है? अगली कैरेक्टरिस्टिक्स में इसने लिखा है डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। देखो बेटा, डिस्टेंस कैन बी जीरो, सुनना ध्यान से, डिस्टेंस कैन बी जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर बॉडी हिली ही नहीं है अपने पॉइंट से तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा? डिस्टेंस जीरो होगा। लेकिन वंस दिस ऑब्जेक्ट हैज मूव फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट और फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट और फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगा ही आएगा। तो दैट मीन्स इन दैट केस इट विल बी नॉन जीरो, राइट? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाली चीज मैं आपको आगे जाके समझाती हूँ। इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए तो हमें डिस्प्लेसमेंट को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? जैसे हमें हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वो लेंथ ही है बेटा। देयर इज नो चेंज, ये भी लेंथ है। लेकिन ये क्या है? जो जैसे हमने पिछले पॉइंट में डिस्टेंस पे ये किया था कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती है ना। लेकिन इसकी क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। क्यों? डिस्टेंस में हमने क्या किया था? हमने स्केलर पार्ट किया था। हमने ये बोला था कि इन दैट केस विल नॉट टॉक अबाउट डायरेक्शन,
हमें फिर डिस्प्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस पर डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। डिस्टेंस में हमारे पास डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, तो डायरेक्शन की बात करने के लिए एक नई क्वांटिटी आई, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद दिस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ इसके बेसिस पे। मैंने ये बोला, लाइक लास्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या बोला था कि बेटा आप एक काम करो, ओ से ए जाओ, ए से बी जाओ। आपने मुझे ओ टू बी एक तरह से बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो आपने उसका आंसर निकाला था 160 मीटर, राइट? डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इस केस में बोल दूं कि बेटा ओ से बी आप मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के दो, तो कैसे निकालोगे? डिस्टेंस जो होता है ना, वो किसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे क्या है बेटा? ओ। फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या है? बी। इन दोनों के बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो कितना है? 0 to 40। 0 to 40 मीन्स टोटल 40 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। नहीं समझ आया? फिर से बता देते हैं। देखो बेटा, मैंने ये बोला कि मैं ओ से पहले बी पे गई, कितना डिस्टेंस कवर किया था? 9 मीटर, टोटल 9 मीटर कवर किया। फिर मैं बी से जब ए पॉइंट पे आई तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया था? लेट्स सपोज मैंने कवर किया था 6 मीटर। Done? मैंने आपको बोला मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के दो, डिस्प्लेसमेंट निकाल के दो, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए निकाल के दो। आप कैसे निकालोगे? आप पहले चेक करोगे कि ओ से बी फिर ए से बी? नहीं, आप क्या करोगे? आप देखोगे कि इस पाथ का इनिशियल पॉइंट क्या है? ये वाला। फाइनल पॉइंट क्या है? ये वाला, है ना? तो अब वहां से ओ से ए तक का डिस्टेंस बताओगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना था? 9 मीटर। 9 माइनस 6 करोगे, यू विल गेट द आंसर 3 मीटर। ये जो 3 मीटर है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। Displacement tells us how far the object is from the starting point and in which location it is located, in which direction it is located. ठीक है? तो इस केस में हमारे पास it just don't have magnitude but also direction. So if it has a magnitude as well as direction, so that is vector quantity. Displacement कौन सी quantity होता है? Displacement is the vector quantity. So I hope you got the point. अगर नहीं तो एक और चीज करते हैं। जैसे let's suppose हम A से B पॉइंट पे गए, देन A से B पॉइंट पे गए, देन B से हम C पॉइंट पे गए, देन C से हम D पॉइंट पे आ गए। डन? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से लेके वहाँ तक। मैंने बोला इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल के दो, है ना? तो मैम हम ए से बी गए पहले 1 मीटर कवर करते हुए, फिर बी से सी 1 मीटर कवर किया, फिर सी से डी 1 मीटर कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 3 मीटर। समझ आता? अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट डी था, है ना? दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? इफ BC इज 1 मीटर देन AD इज आल्सो 1 मीटर, तो 1 मीटर इज योर आंसर। सो आई होप यू गॉट इट। एक एग्जांपल है, जैसे ये एक डायग्राम शो की गई है, इसकी बात करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल दी गई है कि जब हमने डिस्टेंस किया, हम कुछ इस तरह से zigzag पाथ कवर करते हुए बी पॉइंट पर पहुंचे, ए से बी पॉइंट पे पहुंचे, तो हमने इसका डिस्टेंस निकाला। लेकिन इसी का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो हम zigzag को फॉलो नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एक स्ट्रेट पाथ कवर करेंगे, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक ज्वाइन करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट आवर आंसर।
डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये याद रखना हमेशा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। xf is the final position and initial position is the xi। सिंबल इसका मैंने आप बता चुकी हूँ, that is denoted with s। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में द फर्स्ट थिंग इज इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होता था, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। उसके पास मैग्नीट्यूड था पर इसके पास डायरेक्शन दोनों है। उसमें डिस्टेंस वाज जस्ट पॉजिटिव, राइट, लेकिन ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। मैम पॉजिटिव समझ आ गया कैसे हुआ, नेगेटिव समझ आ गया कैसे हुआ, जीरो कैसे होगा, चलो बात करते हैं। लेट्स सपोज मैं ए से बी पॉइंट पे गई, डन, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। फिर मैं बी से ए पॉइंट पे आ गई, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर अगेन। ए से बी आई हैव कंक्लूडेड दैट आई हैव मूव्ड इन अ पॉजिटिव पाथ। हमेशा याद रखना, जब हम ईस्ट साइड जाएंगे तो हम पॉजिटिव पाथ कवर करेंगे, अगर हम वेस्ट साइड पे आ रहे हैं तो हम नेगेटिव पाथ कवर कर रहे हैं, ये साइन कन्वेंशन में आएगा आपको। तो ए से बी जा रहे हैं, दैट मीन्स हमने पॉजिटिव 9 मीटर कवर किया। फिर बी से ई वापस आ गए, दैट मीन्स हमने नेगेटिव 9 मीटर कवर किया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव में आ गया, है ना। अब देखा जाए तो इसमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गया। पहले हम ए से बी गए थे, बी से ए वापस आ गए, मतलब ए इनिशियल पॉइंट भी है इस बार, फाइनल पॉइंट भी ए है। जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं, जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं तो वो किस में आएगा, वो आएगा जीरो। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। जीरो कब हो सकती है, जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देन उसके बाद इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप हमेशा देख लो बेटा, अगर हम बात करेंगे, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ए से बी हम गए 9 मीटर कवर करते हुए, देन बी से ए वापस आए 9 मीटर कवर करते हुए, डन। अच्छा, इस केस में मैंने बोला डिस्टेंस कितना है, तो सिंपल है, डायरेक्शन की बात नहीं होगी। ए से बी गए, बी से ए आए, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 9 + 9 दैट इज 18 मीटर, राइट। इस बार डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो। आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पे, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल है, राइट। तो क्या लिखा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस is always greater than displacement. It can be equal at someone, ये क्या है, कुछ कई ये कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी छोटा नहीं हो सकता, सॉरी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। तो ये याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। चलिए आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, पहली चीज, जब डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड, टोटल कितनी पाथ लेंथ कवर की है बॉडी ने। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं थी, इसमें डायरेक्शन नेसेसरी है, राइट। ये हमेशा पॉजिटिव है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट
is never ever greater than displacement distance. So ये चीज अपने माइंड में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे। What when is the distance equal to displacement? Distance equal to displacement कब होगा? देखो बेटा, हम A से B गए, मैंने बोला कि इसने 9 मीटर कवर किया, मैंने बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। स्ट्रेट पाथ में जब हम A से B जा रहे हैं तो डिस्टेंस भी 9 मीटर होगा। अब हम कहीं मुड़े नहीं, किसी इंटरवल पे रुके नहीं या अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस नहीं आए तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 9 मीटर ही होगा। तो टोटल पाथ लेंथ जितनी कवर की हुई है, अगर स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो याद रखना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगे। जब इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी, जब डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी तभी ये इक्वल होंगे एक दूसरे से। ओके, व्हेन इज द डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट कब होगा? कई बार होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बात किया कि हम ए से बी पॉइंट पे गए, देन बी से सी पॉइंट पे गए, ए से बी पॉइंट पे गए, देन बी से सी पॉइंट पे गए। यहाँ पे हमने 4 मीटर कवर किया, यहाँ पे हमने 3 मीटर कवर किया। डन। ए से बी गए थे, देन बी से सी गए। हमने ये बोला कि इस केस में डिस्टेंस बताओ, सिंपल है, 3 + 4 करेंगे यू विल गेट द आंसर 7 मीटर। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बोलोगे कि चलो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, दोनों को मिला दो, अब निकाल लो अपना आंसर। बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा? राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज टेकन टू बी द हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला क्या होता था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 3 स्क्वायर एंड बेस इज 4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 + 16। स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 9 + 16 दैट इज, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 25। 5 मीटर इज योर आंसर। तो देखा जाए तो इस केस में डिस्टेंस था 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर है। तो देखा जाए तो बेटा डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ रहा है? ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, जब भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, जब भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर आएगा। चलिए आगे। कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कब? जब उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। साइन कन्वेंशंस एज आई हैव टोल्ड यू, ईस्ट साइड जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव, वेस्ट साइड आएंगे तो हमेशा नेगेटिव। सो ये था बेटा हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का सारा पार्ट। अब हम बात करेंगे आपकी बुक के पॉज एंड पॉन्डर क्वेश्चंस की। मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के आपकी एक्सरसाइज में, आपकी बुक में, आपके चैप्टर में देयर आर सम क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। जैसे इन द एग्जाम्पल ऑफ एन in the example of an athlete running back and forth on a straight track, showing figure 4.4, this is the figure, this is the figure, ठीक है। When will the displacement of the athlete be zero? What will be the total distance traveled in that case? देखो बेटा, इस केस में उसने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट कब जीरो होगा? कब जीरो होगा? ऑब्वियसली व्हेन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज सेम। अगर उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया है और ओरिजिन पे ही वापस आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू जीरो इन दैट केस। तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस? इसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना गया? ये देखो ग्रीन पार्ट में शो किया हुआ है ना। पहले एथलीट ओ से ए गया, फिर ए से बी वापस आया। डन। ओ से ए गया तो टोटल डिस्टेंस कवर किया था 100 मीटर। ए से बी उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 60। तो ये आ गया 160 मीटर इज योर डिस्टेंस, सॉरी दिस इज योर डिस्टेंस। ठीक है बेटा।
और डिस्प्लेसमेंट तो उसने यही पूछा हुआ है हमसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एथलीट जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाएंगे। ओके, फ्यूल यूज्ड अप इन द व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूल की बात कर रहे हैं। तो उस केस में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है, 1 मिनट, इस केस में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्यूल यूज्ड अप इन द व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्यूल क्या, जब हम यूज करते हैं, जो फ्यूल कंज्यूम होता है, तो वो डिस्टेंस पे भी क्या डिपेंड करता है और क्या डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। पहली चीज मैं डिस्टेंस की बताने लगी हूँ। यस, जो फ्यूल होता है वो फ्यूल की जो कंजम्पशन होती है वो डिपेंड करती है टोटल डिस्टेंस पे। होता क्या है बेटा, आप जो इंजन होता है वो क्या करता है, वो यूज करता है फ्यूल को, इंजन कौन क्या यूज करता है, फ्यूल को यूज करता है थ्रू आउट द जर्नी। तो आप जितना लॉन्ग पाथ लेंथ कवर करोगे, जितना लॉन्ग पाथ लेंथ आप कवर करोगे, उतना ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा। देन उसने पूछा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट भी फ्यूल पे डिपेंड करता है, आंसर इज नो। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में, राइट। व्हीकल मे रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेकिंग द डिस्प्लेसमेंट जीरो, बट स्टिल वो तो कंज्यूम करेगा ना, फ्यूल तो वो कंज्यूम करेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, है ना, राइट। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेशक वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या रहता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यही होता है। और अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। लेकिन क्या यहाँ से लेके यहाँ तक क्या उसने कुछ डिस्टेंस कवर या फ्यूल कंज्यूम नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो फ्यूल जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, जबकि डिस्टेंस पे करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, अ बॉल रोल्स डाउन an inclined track as shown in this figure. Then, in this motion, a straight line is this motion a straight line motion? Assuming the starting point of the ball to be the origin, can its motion from O to D be depicted using a horizontal line as shown in the figure 4.3? Are the values of the total distance traveled and the magnitude of the displacement from O equal or different at position A, B, C and D? देखो बेटा, वो पूछ रहा है क्या ये मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, आंसर इज यस, आंसर इज यस। देखो, बॉल क्या मूव कर रही है, एक इंक्लाइन ट्रैक पे मूव कर रही है, विच इज अगेन अ स्ट्रेट पाथ। तो अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा उसने क्या पूछा, कैन इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू डी बी डिपिक्टेड यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन, आंसर इज यस अगेन। द मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड on a horizontal number line by taking the point O as the origin. The horizontal line is only a convenient representation to show the position of the ball. तीसरा इसने क्या पूछा है कि are the values of or are the total displacement distance traveled and the magnitude of the displacement equal or different at A, B, C and D? देखो, since the ball moves only in one direction along a straight line without changing the direction, the distance traveled is obviously equal here, equals to displacement. तो अगर O से A कवर कर रहा है या A से B या B से C या C से D, तो हमारे पास क्या है, सब में मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। स्ट्रेट लाइन में द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, when they are moving in the one direction. So I hope this is all clear to you. Students, आपकी जो बैक एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस चेक करना,
एनसीईआरटी में आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस चेक करना, वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे ही हैं, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अगर नहीं तो मैं क्या करूंगी, आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक्सरसाइज का जो लिंक होगा वो मैं आपको भेज दूंगी। आपको क्या करना है, आपको वो वीडियो चेक करना है, ठीक है, और आपको वो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस उसमें से देख लेने हैं अगर आपको समझ नहीं आती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, इसके थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे दीज आर सम क्वेश्चंस, सो I'll try to cover it as soon as possible. चलिए बेटा, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि सबसे पहले कार ने ट्रेवल किया 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, देन 40 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में और 40 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। देन पता है ना आपको, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। देन टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस आपको लोगों को पता है, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा बेटा इस केस में, जैसे हम ए से बी, बी से सी गए, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस आ गया 30 + 40 दैट इज 70 किलोमीटर हमारे पास आ गया, ये किलोमीटर्स में है। ओके, तो उसके बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकालें। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, तो ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है बेटा हमारा। तो इस केस में क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो इसका हमारे पास बेटा इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऑब्वियसली हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर दैट इज 900 प्लस 1600, उसका अंडर रूट कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2500, राइट। 2500 मींस आपके पास जो आंसर आएगा बेटा दैट इज 50 किलोमीटर इज योर आंसर। तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंस निकला है दैट इज 70 किलोमीटर्स और डिस्प्लेसमेंट निकला है दैट इज 50 किलोमीटर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, a person walks 3 kilometers north and then 4 kilometers west, then finally south, right? साउथ में कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, 12 किलोमीटर, राइट। दिस इज 3 किलोमीटर, दिस इज 4 किलोमीटर्स एंड दिस वन इज 12 किलोमीटर्स, राइट। तो इस केस में बेटा हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे बेटा तो वो क्या आएगा, 3 + 4 + 12 योर आंसर इज 19 किलोमीटर। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ये बेटा इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, दोनों को ज्वाइन कर दो, राइट। और अगर देखा जाए तो ये अगर 3 है, ये वाला 3 है तो ये भी 3 होगा, तो बाकी का कितना बचेगा, ये वाला पार्ट दैट इज 9, ये 9 किलोमीटर बचेगा। तो हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स में ज्वाइन कर रही हूँ। इफ दिस इज 9, दिस इज 4, हम हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड हेंस विल गेट आवर आंसर। सो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, अगेन वी विल फाइंड आउट, अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट, एंड जस्ट कंक्लूड योर आंसर। तो आपके पास परपेंडिकुलर इज 9 किलोमीटर दैट इज 81 एंड बेस स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर किया यू विल गेट योर आंसर 16। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 97 किलोमीटर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, so this will be the answer in approximation. So this is the answer of question number second. Moving to the question number third. देखो बेटा सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, बट एक सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन मैं और आपको कराऊंगी एंड देन बाकी के आप खुद अटेम्प्ट करोगे एंड जस्ट राइट द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। Moving to the third question, there is a cyclist moved in a circular path of radius, how much radius is there,
10 meter. 10 meter is the radius of this circular path. ठीक है. It has completing one circle. What is the total distance and displacement? देखो बेटा, जब हम पूरे सर्कल की बात करते हैं तो डिस्टेंस निकालने के लिए we will apply the formula of circumference of a circle. अब जिसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर. 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर हमारे पास कितना है 10. यू विल गेट योर आंसर आफ्टर कैलकुलेटिंग इट. योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 62.8 मीटर्स. एंड जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट बेटा, अब देखो सर्कुलर पाथ है, इनिशियल पॉइंट से हम फाइनल पॉइंट वापस जा रहे हैं, मतलब इनिशियल और फाइनल हमारे पास क्या हो गया, सेम हो गया. इस पॉइंट पे सर्कुलर ट्रैक था, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज द इनिशियल एंड द एंडिंग पॉइंट इज सेम. इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0. तो the first question is covered, the second is covered, and the third is covered. Now this is your work. Now starting from question number 4th, you have to calculate till question number 10th. These are all same. Okay, chaliye, I hope you like this video and this topic today. So if there is any problem, students, do let me know. If there is any problem, please do let me know, and we will be meeting again in the next class. चलिए बेटा.